हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैच। तो आज पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 3। इसमें पढ़ेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी में। ठीक है, फीमेल में कब स्टार्ट होता है? फीमेल में स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आएगा तब क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। सबसे पहले बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, पहले बार क्या होता है? सबसे पहले बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्या? मेनार्क। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होता है, उसको बोलते हैं मेनार्क। और जब मोनोपोस आता है, क्या आता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, ठीक है, रुक जाता है, तो उस फेज को बोलते हैं क्या? मेनोपोस। ये कितने ईयर में होता है? ये 50 ईयर। आपके स्टडी में दिया है एट द एज ऑफ 50 में क्या होता है? मोनोपोस होता है। तो स्टार्ट कब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? प्यूबर्टी में होगा स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या? मेनार्क। इसमें क्या होता है? देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगा क्या? इसमें जो फीमेल के एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो ब्रेक करता है। फीमेल में हर मंथ क्या बनता है? ओवम बनता है। ठीक, ओवम प्रोड्यूस होता है। अगर ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज ना करे, फर्टिलाइजेशन ना हो, तो क्या होता है? उसका ब्रेक डाउन होता है। हर मंथ क्या होता है? ओवम एंडोमेट्रियम लेयर क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है और ब्रीडिंग के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कौन कौन से इसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, कौन कौन से हार्मोन के इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से हार्मोन के इसमें इन्वॉल्व है, इसको देखेंगे। सबसे पहले देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल इसमें 4 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं इसमें? टोटल 4 फेजेस होते हैं। कौन कौन सा होता है? देखो इसमें कितने फेज होते हैं? 4 फेजेस। हम लोग वन बाय वन हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक, हर फेज को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला फेज होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहला फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा? देखो इसमें इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये कितने दिन तक रहता है? अप्रॉक्स ये 1 से 5 डेज। ठीक है, 1 से 5 दिन तक रहता है, 3 से 5 दिन तक। ठीक है, 5 डेज, 1 to 5 डेज तक रहता है क्या? मेंस्ट्रुअल फेज। मतलब इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। ठीक है, मतलब 1 से 5 डेज तक क्या रहता है? इसमें मेंस्ट्रुअल फेज रहता है। इसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। इसमें क्या होता है? देखो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ठीक है, जो क्या है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूट्रस का वाल, वो क्या होता है? ब्रेक करता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या करता है इसमें? एंडोमेट्रियम लाइनिंग का इसमें ब्रेक होता है। ठीक है, ब्रेक होगा तो क्या होगा? किस फॉर्म में? वो ब्लड वेसल्स के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में क्या होते हैं? वो रिलीज होते हैं। समझ गए? तो आप पहला चीज़ समझ गए। जब इसमें क्या होता है? 1 से 5 डेज में क्या होता है? इसमें 1 से 5 डेज में इसमें मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जिसमें क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम लेयर लाइनिंग है वो क्या करता है? ब्रेक करता है, जो ब्लड के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको इस पूरा मतलब जो फ्लो डायग्राम इसमें आप समझना, इसमें क्या क्या समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले देखो एक आपको, ठीक है, ये कौन सा है? ये लेयर है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का लेयर है। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है? लाइनिंग है। ठीक है, उसके बाद जो आपको दिख रहा होगा ब्लू और ब्लैक कलर का, ठीक है, लाइनिंग जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ठीक, ये कौन सा है? ब्लैक कलर। एक कौन सा? ये प्रोजेस्टेरोन है। ध्यान से आप समझना, जो आपको इसमें कौन सा दिख रहा है? इसमें लाइनिंग दिख रहा है। ठीक है, इसको हम हार्मोनल कंट्रोल, ये क्या है? हार्मोनल कंट्रोल। तो देखे कौन कौन सा इसमें हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखो इसमें जो आपको दिख रहा है, ठीक, ब्लैक कलर के, क्या है? इसको बोलेंगे एस्ट्रोजन। क्या है ये? है एस्ट्रोजन। और जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक, एक और जो ब्लू कलर का दिख रहा है, क्या है? प्रोजेस्टेरोन। ये क्या है? प्रोजेस्टेरोन। इसमें देखो जो एस्ट्रोजन है और जो प्रोजेस्टेरोन, इसका कैसे कंट्रोल हो रहा है। सबसे पहले समझो, जो एस्ट्रोजन है और जो प्रोजेस्टेरोन है, डे 1 से 5 में एस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरोन का लेवल, दोनों का लेवल क्या है? कम है। इसमें डे 1 से 5 तक क्या? मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? एस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरोन का लेवल, दोनों का लेवल क्या होता है? कम होता है। क्योंकि ये दोनों का सोर्स क्या है? एस्ट्रोजन का सोर्स क्या है? ओवेरियन फॉलिकल। अगर ओवेरियन फॉलिकल ग्रो करेंगे तो क्या बनता है? उससे उससे बनता है एस्ट्रोजन। अगर, ठीक है, अगर कॉर्पस लुटेम ग्रो करेगा तो क्या बनता है? उससे प्रोजेस्टेरोन। मतलब इसमें अभी दोनों नहीं है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक किया तो उसके पास ना ये भी ओवेरियन ग्रो कर रहे थे और ना ही कॉर्पस लुटेम था, उसीलिए क्या हो गया? जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग था उसका ब्रेक हो गया। तो आप समझ गए कि इसमें डे 1 से 5 तक को क्यों बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें क्यों होता है ब्लीडिंग।
क्लियर हो आप? इसमें क्योंकि इसमें जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, इसका भी लेवल क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम है। ठीक, ये क्या है, हार्मोनल कंट्रोल। ये क्या है, ये है हार्मोनल कंट्रोल, जिसमें आप समझो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डे 1 से 5 तक क्या है, पूरा कम है, लो है, बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये ब्रेक कर रहा है। समझ गए? तो इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इसमें, डे 1 से 5 तक रहता है इसमें। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है। ठीक है, इसमें क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या है इसमें, लो है, इसमें लो है। उसीलिए क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये ब्रेक करता है और क्या होता है, ब्लीडिंग होता है उससे। समझ गए? इसको बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल फेज। अब आते हैं सेकेंड फेज। सेकेंड फेज को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में देखो इसमें क्या होगा, इसमें नाम से पता चल रहा है आपको, इसमें क्या होगा, फॉलिकुलर का ग्रोथ होगा। फॉलिकल का क्या होगा, इसमें फॉलिकल का ग्रोथ होगा। ठीक है, इसमें कनेक्ट करेगा LH एंड FSH। FSH फॉलिकुलर पर कनेक्ट करता है, इस पे FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पर आपको देख रहे हैं क्या, कौन सा ग्रोथ है, ये आपको देख रहा है इसमें फॉलिकुलर ग्रोथ। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकुलर का इसमें ग्रोथ हो रहा है इसमें। और ऊपर में देखो जो आपको हार्मोन दिख रहे हैं, ठीक है, जो आपको ब्लू कलर का हार्मोन है क्या है, इसको बोलते हैं LH, और जो ब्लैक कलर का ये क्या है, FSH। ठीक है, ये क्या है, जो ब्लू कलर का है इसको बोलेंगे LH, और जो ब्लैक कलर का है वो क्या है, FSH। तो सबसे पहले देखो, जब जो FSH है, FSH जब आ रहा है, ठीक है, जब FSH क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, जो फॉलिकल हो, क्या होगा, फॉलिकल का ग्रोथ होगा। जब FSH आएगा तो क्या होगा, उससे फॉलिकुलर का ग्रोथ होगा। फॉलिकुलर का ग्रोथ हो रहा है देखो यहाँ पर, और जब FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे फॉलिकल का ग्रोथ होगा। जब फॉलिकुलर का ग्रोथ होगा तो क्या होगा, उससे जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, जब फॉलिकुलर का ग्रोथ होगा तो उससे क्या होगा, जो एस्ट्रोजन ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ रहे बात को, ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एस्ट्रोजन भी क्या करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी इंक्रीज होंगे, लेकिन एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि जो फॉलिकल का, ठीक है, फॉलिकल का मेन सोर्स क्या है, एस्ट्रोजन। तो इसमें आप देखो फॉलिकुलर फेज कब तक होता है, इसमें फॉलिकुलर फेज होता है डे 6 से 13 डेज तक। ठीक है, 6 से 13 दिन तक क्या होता है, ये फॉलिकुलर फेज होता है। समझ गए बात को? इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले फॉलिकुलर का ग्रोथ होता है। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकुलर होते हैं, जो क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकुलर, वो कन्वर्ट होता है किसमें, मैच्योर ग्रेफन फॉलिकुलर में। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल वो किसमें कन्वर्ट होता है, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसमें, मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल। किसमें होता है कन्वर्ट, मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। तो इसमें आप पहला चीज समझ गए कि फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होता है, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में। जो आपको प्राइमरी फॉलिकल दिख रहा है, ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, देखो ध्यान से यहाँ पर, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है, उसके बाद है ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, सब कब हो रहा है, इसमें क्या होता है, और जो LH है और FSH है, ठीक है, जो प्यूटरिटी हार्मोन है LH एंड FSH, उसका भी लेवल इसमें इंक्रीज होता है। LH एंड FSH दोनों का लेवल क्या होता है इसमें, LH एंड FSH दोनों का लेवल इसमें इंक्रीज होता है। ठीक है, डे 6 थे, डे 12 तक इसमें क्या होता है, जो LH है और FSH है दोनों का लेवल इंक्रीज होता है। तो इसमें और क्या होता है, LH एंड FSH का लेवल क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, LH एंड FSH का जो लेवल है क्या होता है, इंक्रीज होता है।
सो इसमें क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले जो एंडोमेटम लाइनिंग है वो भी क्या करती है, धीरे धीरे थिक होते जा रहा है। ठीक है, जो एंडोमेटम लाइनिंग है धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, और जो एस्ट्रोजन का लेवल है और जो एलएच का लेवल है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो अब क्या होगा, ये था आपका फोलिकुलर फेस। अब कौन सा फेज आएगा, ओव्यूलेटरी फेस। अब कौन सा फेज आएगा इसके बाद फेज आता है ओव्यूलेटरी फेस। ओव्यूलेटरी फेस में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, सो अब कौन सा फेज आएगा, अब आएगा थर्ड फेज जिसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेस। ओव्यूलेटरी फेस में क्या होगा, इसमें देखो इसमें जो एलएच और एफएसएच का लेवल इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, फॉलिकुलर फेस में क्या हो रहा था, जो एलएच और एफएसएच का लेवल इंक्रीज हो रहा था वो डे 14 में। ठीक है, मिड ऑफ साइकिल। ठीक है, मिड ऑफ साइकिल या आप बोल सकते हो डे 14 में। डे 14 में क्या होता है, जो एलएच है और जो ठीक है जो एलएच है उसका लेवल पीक में पहुंच जाता है। जो एलएच है उसका लेवल कहाँ पहुंच जाता है, एलएच का लेवल डे 14 में पीक में पहुंच जाता है। समझ रहे बात को, इसमें क्या होता है, एलएच का लेवल डे 14 में क्या होता है, पीक में पहुंच जाता है। उसीलिए क्या होता है इसमें एलएच सर्ज क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेस में क्या होता है, इसमें एलएच सर्ज। और एलएच सर्ज क्या है आपको बताने का जरूरत नहीं है मेरे को। क्या होता है इसमें, रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। इसमें क्या होता है एलएच सर्ज मतलब रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। इससे क्या होंगे, क्या रिलेशन होंगे, ओवम। सो डे 14 में क्या होता है, रैप इसमें होता है एलएच सर्ज। एलएच सर्ज क्या है, रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। अगर रैप्चर होंगे ग्रेफन फॉलिकल तो क्या रिलेशन होंगे इससे, ओवम। इसी को बोलते हैं क्या, उसीलिए इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डे 14 में ओव्यूलेशन होता है। ठीक, इस डे 14 में क्या होता है, डे 14 में होता है ओव्यूलेशन। उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या होता है, रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। ठीक, इसमें क्या होता है, रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। ग्रेफन फॉलिकल, इससे क्या होता है, इससे होता है ओव्यूलेशन। इससे होता है क्या, ओव्यूलेशन। कब होता है ये, डे 14। ये कब होता है ओव्यूलेटरी फेज, ये होता है कब, डे 14। ठीक है, कब होता है ये, डे 14 में क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज होता है। समझ गए, इसमें क्या हो रहा है, देखो डे 14 में जो एलएच था, एलएच का लेवल क्या होगा, पीक में पहुंच गया। क्यों, क्योंकि जो फोलिकर थे भी क्या कर रहे थे, फोलिकर भी इसमें ग्रोथ कर रहे थे। इसीलिए जो एलएच का लेवल था ये डे 14 में कहाँ पहुंच गया, पीक में पहुंच गया। तो ये था आपका 3 फेज। अब आते हैं लास्ट फेज। ठीक है, अब देखो जो फॉलिकुलर फेज है इसको बोलते हैं और पॉलीफ्रेटिव फेज। आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा है फॉलिकुलर फेज को बोलते हैं और पॉलीफ्रेटिव फेज। अब क्या होगा देखो, अब है लास्ट फेज जिसको बोलते हैं लुटियल फेज। ठीक है, लास्ट फेज क्या है, लुटियल फेज। लुटियल फेज कितने दिन का तक रहता है, अप्रॉक्स से रहता है 15 to 28 डेज। ठीक है, 15 से 28 दिन तक रहता है क्या, लुटियल फेज। इसमें क्या होता है, लुटियल फेज में देखो जो कॉर्पस लुटियम थे, ठीक है, जो ग्रेफन फॉलिकल थे, जो ग्रेफन फॉलिकल बचे थे बच जाएंगे। ठीक है, जो ग्रेफन फॉलिकल रिमेंडेंट बच जाएंगे वो क्या किस में कन्वर्ट होंगे, ग्रेफन फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसमें, कॉर्पस लुटियम में। जो ग्रेफन फॉलिकल बच जाएंगे वो कन्वर्ट होंगे कॉर्पस लुटियम में। और कॉर्पस लुटियम का मेन क्या करता है, कॉर्पस लुटियम वो सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस लुटियम क्या करता है, वो सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये मेंटेन करता है किसको, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को। क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन, ये मेंटेन करता है अगर जितना ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा क्या होगा प्रोजेस्टेरॉन होगा उतना ही मतलब जो उसका जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होगा उतना ही ठीक होगा। समझे बात को। और जितना ज़्यादा क्या है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज है तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जो क्या है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, उसका भी जो लेयर है वो ठीक होगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन कम तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो भी क्या होगा, ठीक थिन होगा। उसीलिए जो डे वन और डे 5 में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन कम रहता है, उसीलिए इसका जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो क्या होता है, थिन रहता है। समझे बात को। अब देखो क्या होगा, इसको आप नोट करो, ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग फोर्थ फेज।
सो आप देखेंगे फोर्थ फेज जिसको बोलते हैं क्या, ल्यूटेल फेज। सो ल्यूटेल फेज में क्या देखेंगे, देखो इसमें सो फोर्थ फेज क्या है इसमें, ल्यूटेल फेज। सो ल्यूटेल फेज में क्या, इसमें क्या होता है देखना, जो ये ल्यूटेल फेज होता है, ठीक है, जो क्या होता है इसमें, जो ल्यूटेल फेज होता है ये कितने दिन तक होता है, ल्यूटेल फेज अप्रॉक्स 18 से लेकर, ठीक है, डे 18 से लेकर 28 तक, 28 डे तक होता है। 18 से लेकर 28 डेज, 28 डेज। और जो ओव्यूलेटरी फेज था ये कब होता है, 13 से लेकर, ठीक है, 13 से लेकर 17 तक। ठीक, कंफ्यूज मत होना आपके कौन सा फेज कब कब होता है। सो ल्यूटेल फेज में क्या होता है इसमें, इसमें जो ग्रेफन फोलिकल, ठीक, इसमें क्या होता है, जो ग्रेफन फोलिकल बच जाते थे, ग्रेफन फोलिकल बच जा रहे थे। ग्रेफन फोलिकल क्या होता है कि कन्वर्ट, इसमें क्या होता है, जो ग्रेफन फोलिकल बच जाते हैं वो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्रेफन फोलिकल कन्वर्ट होता है किसमें, कॉर्पस लुटियम में, कॉर्पस लुटियम में। और जो देखो कॉर्पस लुटियम है ये किसमें कन्वर्ट होता है फर्दर, कॉर्पस लुटियम सीक्रेट करता है क्या, कॉर्पस लुटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस लुटियम क्या करता है, ये सीक्रेट करता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये देखो क्या करता है, ये मेंटेन दी एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है, ये किसको मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। तो समझ गए कि जो प्रोजेस्टेरॉन इसका फंक्शन क्या है, इसमें ल्यूटेल फेज में होता क्या है। एक क्या है आपको देख रहा है, ठीक है, एक क्या है कॉर्पस लुटियम, एक क्या है कॉर्पस लुटियम, एक यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको फोलिकुलर ग्रोथ, फोलिकुलर ग्रोथ। सो देखो जो कॉर्पस लुटियम बना, मैं आपको बताया था जब कॉर्पस लुटियम इंक्रीज होगा, ठीक है, जब क्या होगा, जब कॉर्पस लुटियम बनेगा जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा इसमें इंक्रीज होगा। तो आपको देख रहा है जब कॉर्पस लुटियम बन रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इसमें इंक्रीज हो रहा है। जब कॉर्पस लुटियम बन रहा है तब क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हैं बात को, जब तक कॉर्पस लुटियम तब तक प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, जब तक कॉर्पस लुटियम जब तक क्या है प्रोजेस्टेरॉन, और जब तक प्रोजेस्टेरॉन तब तक क्या है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है क्या है, ये मेंटेन है। समझ गए। सो ल्यूटेल फेज में क्या हो रहा है, इसमें जो LH, ठीक है, जो LH है इसका भी लेवल डिक्रीज हो रहा है। अब डे, ठीक है, डे 28 और 29, डे कब 28 से 29 डे में क्या होता है, फिर से क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि अब जो ओवेरियन ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, अब क्या नहीं हो रहा है, ओवेरियन का भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, और जो कॉर्पस लुटियम है वो भी क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है, जो कॉर्पस लुटियम में भी क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जो फिर से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है, क्या होता है, फिर से क्या होता है, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है। सो जो मेस्ट्रुअल साइकिल है इसका एवरेज इंटरवल कितना होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल का एवरेज इंटरवल होता है 28 28 टू 29 डेज। इसका एवरेज आपके एनसीईआरटी में दिया है, एवरेज इंटरवल कितना दिया है, 28 टू 29 डेज, 28 टू 29 डेज। मतलब ये एक्सप्रॉक्स नहीं है, ठीक है ना, ये वेरी करता है, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट फीमेल में ये वेरी करता है, किसी के में 30 या 35 40 तक भी पहुंच जाता है। मतलब ये अप्रॉक्स नहीं, आपके खाली आपके एनसीईआरटी में दिया है कि एवरेज इंटरवल कितना है, 28 से 29, मतलब 1 मंथ, वन मंथ का होता है मेस्ट्रुअल साइकिल, तो इसी को बोलते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको समझ आया होगा कि मेस्ट्रुअल साइकिल है क्या, इसमें क्या होता है, मेन इसमें किसका रोल है, हार्मोन का, किसका खेल है इसमें, पूरा पूरा रोल है इसमें किसका, हार्मोन का। कैसे इसमें हार्मोनल
चेंजेस होते हैं, कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। आपको क्या है इसमें समझना है, आपको समझना है इसमें कौन कौन सा फेज में क्या क्या होता है, ठीक है, कौन सा फेज में कौन सा इवेंट होता है, आपको उसको समझना है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो फिर से। सबसे पहले इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले डे 1 से, ठीक है, डे 1 से 5 तक, 1 से 5 दिन तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। 1 से 5 दिन तक क्या होता है इसमें, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। इसमें क्यों होता है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एल एच है और एफ है, दोनों का लेवल क्या है, दोनों कम है, ठीक, लो है। उसी लिए क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो क्या करता है, ब्रेक करता है। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है क्या करता है, ये ब्रेक करता है और ब्लीडिंग होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। सो डे 1 और 5 में क्या होता है, डे 1 से 5 तक में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ठीक है। अब देखो सेकंड, उसके बाद डे 6 से 13, उसके बाद कब, डे 6 से 13 दिन तक, उसमें क्या होता है, उसके बीच में क्या होता है, जो फोलिकुलर है, इसमें क्या होता है, फोलिकुलर का ग्रोथ होता है। इसमें क्या होता है, ओवेरियन फोलिकुलर का ग्रोथ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डे 6 to 13 में क्या होता है, इसमें ओवेरियन फोलिकुलर का ग्रोथ होता है। इसमें जो ओवेरियन फोलिकुलर इसमें क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और इसमें क्या होता है, एल का लेवल इंक्रीज होता है, एल और एफ, ठीक है ना। एल क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफ क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों को हार्मोन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये कब हो रहा है, फॉलिकुलर फेज में हो रहा है। फॉलिकुलर फेज को ही बोलते हैं क्या, प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज को क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज को ही बोलते हैं क्या, प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या हो रहा है, जो फॉलिकुलर है वो ग्रोथ कर रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, जो हार्मोन है, जो एल हार्मोन है, इसका भी लेवल क्या हो रहा है, एल हार्मोन का भी लेवल इसमें इंक्रीज हो रहा है, समझ गए। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद सेकंड फेज होता है इसमें, जिसको बोलते हैं लुटियल फेज। लुटियल फेज कितने दिन तक रहता है, डे 13 to 17 डेज, ठीक है। डे 13 to 17 डेज तक क्या रहता है, लुटियल फेज। क्या फेज रहता है इसमें, ओव्यूलेटरी फेज। कौन सा फेज रहता है इसमें, डे 13 to 17 ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। कब होता है, मिड ऑफ साइकिल। मिड ऑफ साइकिल मतलब डे 14 में। डे 14 में क्या होता है इसमें, डे 14 में होता है ओव्यूलेशन। इसमें क्या होता है, जो एल का लेवल है, ठीक, वो पीक में पहुंच जाता है। डे 14 में क्या होता है, जो एल का लेवल है और एस्ट्रोजन दोनों क्या होता है इसमें, पीक में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, पीक में, मतलब हाई। तो क्या होता है इसमें, एल सर्ज। एल सर्ज क्या है, रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। एल सर्ज क्या है, रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। अगर ग्रेफन फॉलिकल का रैप्चर होगा तो क्या रिलीज होगा, इससे रिलीज होगा ओवम। अगर ग्रेफन फॉलिकल का रैप्चर होगा तो उससे रिलीज होगा ओवम, और ठीक है, उससे क्या रिलीज होगा, ओवम। इसी को बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये कब होता है, डे 14 में होता है, ठीक। ओव्यूलेशन कब होगा, डे 14 में होगा। इसी को बोलते हैं क्या, ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं इसको, ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। उसके बाद आता है थर्ड, जो फोर्थ फेज है, जिसको बोलते हैं क्या, लुटियल फेज, ठीक है। लुटियल फेज को और बोलते हैं इसको सेक्रेटरी फेज। लुटियल फेज को और क्या बोलते हैं, लुटियल फेज को और बोलते हैं सेक्रेटरी फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो ग्रेफन फॉलिकल बच जाते हैं, ठीक, इसमें क्या होता है, जो ग्रेफन फॉलिकल बच जाते हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, वो कन्वर्ट होते हैं कॉर्पस लुटियम में। जो ग्रेफन फॉलिकल बच जाते हैं वो कन्वर्ट होता है कॉर्पस लुटियम में। और कॉर्पस लुटियम क्या सेक्रेट करता है, कॉर्पस लुटियम सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है एंडोमेटम के लाइनिंग को। यूट्रस के क्या, यूट्रस के एंडोमेटम लाइनिंग को ये मेंटेन करता है। तो पूरा मतलब एक दूसरे के साथ क्या है, सब हार्मोन इंटरलिंक्ड है, आपको समझ आना चाहिए। लुटियल फेज में क्या होता है, जो ग्रेफन फॉलिकल थे एक कन्वर्ट होता है किसमें, कॉर्पस लुटियम में। कॉर्पस लुटियम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, और क्या मेंटेन करता है, ये एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को ये मेंटेन करता है। जितना ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन उतना ज़्यादा, ठीक है, जितना ज़्यादा कॉर्पस लुटियम, तो क्या होगा, उससे प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा। प्रोजेस्टेरॉन है इंक्रीज होगा तो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग ये मेंटेन रहेगा। तो आप समझ गए कि इसमें कौन कौन सा हार्मोन का क्या रोल है। आप समझो, आपको मैं हार्मोन का थोड़ा सा मतलब और सिंपल बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको और समझ आएगा, देखो अच्छे से। सबसे पहले आप समझो इसमें होता क्या है, ठीक है। सो हम लोग का जो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस है ब्रेन में। हाइपोथैलेमस कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस है ब्रेन में।
कहाँ पर है, ये है प्रेजेंट ब्रेन में। तो देखो हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, GnRH। GnRH क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, किसको स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है किसको, GnRH को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक कब होता है, प्यूबर्टी में। आपको मैं कब बता रहा हूँ, कब का, प्यूबर्टी का बता रहा हूँ कैसे, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें कैसे जो हार्मोनल चेंज होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी में, मतलब प्यूबर्टी में कैसे उसका हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में और कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, देखो प्यूबर्टी में क्या होगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है, जब प्यूबर्टी आएगा तब क्या होगा, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा किसको, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा GnRH को। और उसके बाद क्या होगा, देखो जो GnRH है ये क्या करता है, एक इसको एक्ट इस GnRH किस पर एक्ट करता है, GnRH एक्ट करता है किस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एक किस पर एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। सो GnRH किस पर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद देखो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है। क्या करता है ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है, एक है LH और एक है FSH। एक है क्या, एक है LH और एक है FSH। जो LH है एक किस पर एक्ट करता है, LH एक्ट करता है किसमें, कॉर्पस लुटियम में, कॉर्पस लुटियम में, ठीक है। और इससे क्या रिलीज होता है, और कॉर्पस लुटियम क्या करता है, ये रिलीज करता है क्या, प्रोजेस्टेरोन। क्या रिलीज करता है, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। और जो FSH है, जो FSH है किस पर, ये क्या करता है, FSH किसको ये स्टिमुलेट करता है, ये कॉर्पस, किसको स्टिमुलेट करता है, फॉलिकुलर को, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकुलर को। किसको FSH स्टिमुलेट करता है, ये ओवेरियन फॉलिकल को। और क्या करवाता है ये, और ग्रोथ करवाता है, ठीक है, फॉलिकुलर ग्रोथ। तो आप ध्यान से समझो इसमें क्या होता है। सबसे पहले जब प्यूबर्टी आता है तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, GnR। हम लोग के ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, हम लोग के ब्रेन में है हाइपोथैलेमस। जब प्यूबर्टी आएगा फीमेल में तब क्या होगा, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस एक्ट करेगा किसमें, GnRH, ठीक है, हाइपोथैलेमस एक्ट करेगा GnRH में। फिर जो GnRH है ये एक्ट, ठीक है, स्टिमुलेट करता है किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। किस पे एक्ट करेगा ये, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, दो हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन कौन सा, एक है LH और एक है FSH। जो LH है क्या करता है, LH क्या करता है, एक किस पर एक्ट करता है, LH एक्ट करेगा कॉर्पस लुटियम में, ठीक है। जो LH है किस पर एक्ट करेगा, LH एक्ट करेगा किस पे, कॉर्पस लुटियम में। और उससे क्या सिक्रेट होगा, कॉर्पस लुटियम में कॉर्पस लुटियम से सिक्रेट होगा प्रोजेस्टेरोन। और जो FSH है, FSH क्या करता है, किस पर एक्ट करता है, ओवेरियन फॉलिकल पर। और क्या होता है, इसका फॉलिकल ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये रोल था पूरा हार्मोन का, किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। किसका रोल है ये, फॉलिकल का, किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो आप समझ गए कि किस, मतलब हार्मोन का क्या क्या रोल इसमें, मतलब जो हार्मोन है इसका मेन रोल है, मेन फंक्शन है। क्लियर हो आप। तो ये था आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जब मेनोपॉज होता है तो क्या होता है, ये रुक जाता है। कब, एट द एज ऑफ 50 में, जो 50 ईयर एज में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है रुक जाता है। तो आप समझ गए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है। अब बात करेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। सो आप देखो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इसमें अब जो स्पर्म है और ओवम है इसका क्या होगा, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होगा, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन।
उसी को बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। सो इसमें देखो क्या होगा इसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप समझो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गेमेट। मेल गेमेट क्या है, स्पर्म, और फीमेल गेमेट क्या है, ओवम। इसमें क्या होता है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है, उसी को बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। सो फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट और एंड फीमेल गेमेट, फीमेल गेमेट, इसी को बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसी को, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर होता है, फीमेल के, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहाँ पर होता है, ये एम्प्यूला में। फर्टिलाइजेशन का सेट कहाँ है, कहाँ पर होता है, ये एम्प्यूला में होता है। ठीक है, कब होता, जब इंसेमिनेशन होता है, ठीक, स्पर्म, जब पेनिस का इंसेमिनेशन होता है वजाइना में, तो क्या होता है, जो स्पर्म है कहाँ आता है, स्पर्म कहाँ पर पहुँचता है, एम्प्यूला में, और जो ओवम है भी कहाँ पहुँचता है, ओवम में, ठीक, सॉरी एम्प्यूला में। कहाँ पहुँचेंगे ये, एम्प्यूला में। स्पर्म एंड ओवम एक ही साथ का, एक ही साथ पहुँचना चाहिए, कहाँ पर, एम्प्यूला में, तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जो स्पर्म है और जो ओवम है एक ही साथ पहुँचेंगे, तो एक ही साथ पहुँचेंगे कहाँ पर, एम्प्यूला जंक्शन में, तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, उसीलिए है कि मतलब हर बार आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि हर स्वेटस, ठीक है, हर क्वेटस में क्या नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होता। क्यों, क्योंकि मतलब जो स्पर्म है और जो ओवम है एक एक मतलब कभी भी एक साथ नहीं पहुंचता, कभी कभी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम हो जाता है, उसके लिए क्या नहीं होता, एवरी स्वेटस प्रेगनेंसी नहीं होता। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, कहाँ हो रहा है ये, इसका साइट कहाँ है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है, सो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर है, एम्प्यूला, एम्प्यूला। सो इसमें क्या होता है, आप समझें ध्यान से, आपको मैं ओवम का समझा रहा हूँ, कि ओवम का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसको मैं आपको और अच्छे से ब्रीफली समझाऊंगा। तो देखो उसमें आपको लेयर समझाया है, ठीक, उसमें क्या दिया है, लेयर दिया है, कौन कौन से लेयर है उसको समझना इसमें। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, क्या है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर, जिसको बोलते हैं क्या, पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन। इसके बाहर क्या होता है, इसके राउंड होता है एक और लेयर, ठीक, इसके राउंड क्या होता है, एक और लेयर, जिसको बोलते हैं क्या, जूना पेलोसिडा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जूना पेलोसिडा। और जूना पेलोसिडा के अराउंड, इसके भी ऊपर में क्या होता है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा होते हैं। इसके अराउंड क्या होते हैं, इसके अराउंड क्या होते हैं, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। सो इसके अराउंड भी क्या होता है, सेल्स होते हैं किसके, कोरोना रेडिएटा के। सो जूना पेलोसिडा के अराउंड भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं किसके, इसके अराउंड भी सेल्स होते हैं जूना पेलोसिडा के, सॉरी कोरोना रेडिएटा के। तो ऐसे क्या होता है, इसमें सेल्स होते हैं। तो किसके सेल हैं, आपको दिख रहे हैं बाहर, ये हैं सेल किसके, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। उसके बाद कौन से सेल हैं आपको इसके बाद दिखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, जूना पेलोसिडा, जूना पेलोसिडा। उसके बाद जो लेयर है सबसे इनर मोस्ट लेयर है क्या, ओवम के, जिसको बोलते हैं क्या, पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन। फिर कौन सी लेयर है,
पेरी विटलाइन स्पेस या मेम्ब्रेन बोल सकते हो। सो आपको कितने लेयर देखेंगे ओवम में? एक इसका स्ट्रक्चर है, ये ओवम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक इसका स्ट्रक्चर है ओवम का स्ट्रक्चर। इसमें देखो कौन कौन से लेयर हैं। सबसे बाहर जो लेयर है इसको बोलते हैं क्या? सबसे बाहर जो लेयर है इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। सबसे बाहर जो लेयर इसको क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। इसको सबसे पहले जो स्पर्म आएगा, सबसे पहले स्पर्म किसको पेनिट्रेट करेगा? सबसे पहले स्पर्म पेनिट्रेट करेगा किसको? कोरोना रेडिएटा को। सबसे पहले स्पर्म पेनिट्रेट करेगा कोरोना। कौन सा एंजाइम होता है इसमें? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। पेनिट्रेटिंग कौन सा एंजाइम होगा इसमें? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जिससे क्या होगा? जो कोरोना रेडिएटा है ये ब्रेक होगा, पेनिट्रेट होगा, ठीक है। किससे? क्या इससे क्या होगा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम से क्या होगा? जो कोरोना रेडिएटा है, ठीक है, जो क्या है कोरोना रेडिएटा, इसका क्या होगा? इसका पेनिट्रेट होगा। तब क्या करेगा? जो स्पर्म है इसके अंदर घुस पाएगा, ठीक है, जा पाएगा। उसके बाद क्या होगा? सेकंड है जूना पेलुसिडा। फिर कौन सा लेयर आएगा? फिर लेयर आएगा जूना पेलुसिडा। जूना पेलुसिडा कौन से एंजाइम से ब्रेक होता है? जूनालाइसिन। कौन सा एंजाइम से ब्रेक होगा ये? जूनालाइसिन से। ये क्या होगा? ये जो लेयर है, कौन सा लेयर है? जूना पेलुसिडा, ये क्या होगा? ये डिग्रेड होगा। उसके बाद है पेरीविटाइन मेम्ब्रेन। पेरीविटाइन मेम्ब्रेन कौन सा हार्मोन से होगा? हाइलोडोनिडेज, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन से ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा हाइलोडोनिडेज। हाइलोडोनिडेज, ठीक है। सो इसमें आप देखो कौन कौन से इसमें हार्मोन होते हैं। सबसे पहले क्या होता है इसमें? सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट लेयर में जो ओवम होता है जिसको बोलते हैं क्या? कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं इसको? कोरोना रेडिएटा। उसके बाद इसको कौन पेनिट्रेट करता है? इसको कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम इस लेयर को क्या करता है? डिग्रेड करता है। फिर उसके बाद लेयर है जूना पेलुसिडा। जूना पेलुसिडा कौन पेनिट्रेट करता है इसको? कौन सा एंजाइम इसको डिग्रेड करता है इस लेयर को? जिसको बोलते हैं क्या? जूनालाइसिन। फिर आता है सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसको बोलते हैं पेरीविटाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं जिसको? पेरीविटाइन मेम्ब्रेन। जो पेरीविटाइन मेम्ब्रेन है इसको कौन डिग्रेड करता है? इसको हाइलो, ठीक है, हाइलोरोनिडेज। कौन करता है इसको? हाइलोरोनिडेज। हाइलोरोनिडेज। अगर ये तीनों लेयर को, ठीक है, अगर जो स्पर्म है अगर ये तीनों लेयर को ब्रेक करेगा, पेनिट्रेट करेगा, तभी ये किसके कहाँ पहुंचेगा? ये ओवम साइटोप्लाज्म में। जब ओवम, जब, ठीक है, जब क्या पहुंचेगा? जब सेकेंडरी साइट बोल सकते हो अभी इसको। जब सेकेंडरी साइट में पहुंचेगा उसके लेयर में, ठीक है, किसके? जब स्पर्म पहुंचेगा साइटोप्लाज्म में। जब क्या होता है? जब स्पर्म पहुंचता है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। तभी क्या होता है? ओवम उस तब क्या होता है? म्यूसिस टू कंप्लीट होता है। जब स्पर्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म में पहुंचता है ओवम के। जब स्पर्म क्या होता है? ओवम के साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, तब क्या होता है? म्यूसिस टू कंप्लीट होता है। तब क्या होता है? म्यूसिस टू कंप्लीट होता है, मतलब सेकेंडरी साइट एक सेकंड पोलर बॉडी बनाता है और एक ओवम बनाती है, मतलब, ठीक है। समझे बात को? इसमें क्या होता है? तो ये था क्या? फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है समझे। सबसे पहले क्या होगा? जो स्पर्म है, ये स्पर्म है, सबसे पहले स्पर्म आएगा और किसको पेनिट्रेट करेगा? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। फिर उसके बाद किसको पेनिट्रेट करेगा? फिर है कौन सा लेयर? फिर उसके बाद आता है जूना पेलुसिडा। फिर उसके बाद कौन सा है? पेरीविटाइन मेम्ब्रेन। इतनों लेयर को पेनिट्रेट करेगा तभी जो स्पर्म है क्या होगा? एंटर कर पाएगा किस, कहाँ पर? ओवम के साइटोप्लाज्म में। किस, कहाँ पर? जब ओवम का साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा स्पर्म, तो क्या होगा? सेकेंडरी मियोसिस कंप्लीट होगा और उससे एक क्या बनेगा? पोलर बॉडी, और एक क्या है? ओवम बनेगा। समझ गए बात को? तो ये था फर्टिलाइजेशन। अब देखो, फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होता है क्या बनता है? अगर फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो इससे क्या फॉर्म होता है? इससे फॉर्म होता है जाइगोट।
फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट का क्या फॉर्म होता है? इससे इससे फॉर्म होगा जाइगोट। अब जो जाइगोट फॉर्म हुआ है इसको देखो, जो जाइगोट फॉर्म हुआ है इसमें क्या होता है? जाइगोट में होता है क्लीवेज। अब जो जाइगोट है इसमें क्या होता है? क्लीवेज। मतलब जो जाइगोट इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा, डिवाइड करेगा ये। अब इस क्या करेगा जाइगोट? अब जाइगोट डिवाइड करेगा और क्या फॉर्म करेगा? एम्ब्रियो। अब जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट डिवाइड करेगा और क्या फॉर्म करेगा? जाइगोट डिवाइड करके फॉर्म करेगा एम्ब्रियो। सो आप देखो अब क्या होगा? जाइगोट का डिवीजन होगा। तो आपका मतलब लिख ले चुके होंगे इसको। सो आप देखेंगे हम लोग क्लीवेज। सो आप देखो क्लीवेज में क्या होता है। सबसे पहले इसमें देखो क्लीवेज। सो क्लीवेज में क्या होगा? इसमें जो जाइगोट है, एक क्या है? जाइगोट। अब जाइगोट का क्या होगा? जाइगोट का होगा क्लीवेज। ये ब्रेक करेगा किसमें? एक जाइगोट है ये टू सेल स्टेज, ठीक है। कौन सा सेल स्टेज है ये? टू सेल स्टेज। फिर ब्रेक करेगा ये किसमें? फोर सेल स्टेज। अब कौन सा है ये? फोर सेल स्टेज। इसको ऐसे मत समझोगे आप। अब कौन सा है ये? फोर्थ सेल स्टेज। सबसे पहला वन सेल स्टेज जाइगोट क्या था? सिंगल था, डिप्लॉयड था। कैसे था ये? टू एन था। डिवाइड किया, क्लीवेज हुआ इसमें, टू दो ठो बना सेल, ठीक है, दो ठो बना। फिर उसके बाद क्या हुआ? थ्री सेल स्टेज। ठीक है। अब कौन सा है? टू सेल स्टेज, टू सेल, फोर सेल। फिर इसके बाद होगा फोर सेल से बाद किसमें डिवाइड होगा? एट सेल। एट सेल स्टेज। चार पाँच छः सात आठ। अब कौन सा स्टेज बन गया ये एट सेल स्टेज, ठीक है। एक कितना सेल स्टेज है? एट से, ठीक है, और उसको मान लेते हैं एट से 16 सेल स्टेज को बोलते हैं मरूला। कितना? 8 से 16 सेल स्टेज को बोलते हैं क्या? 8 से 16 सेल स्टेज को बोलते हैं मोरूला। सो 8 तो 16 सेल स्टेज क्या बोलते हैं इसको? मोरूला। इसको बोलते हैं मोरूला। उसके बाद क्या होता है? 8 to 16 सेल्ड स्टेज के बाद आता है क्या? 32 सेल स्टेज। फिर कौन सा आएगा लास्ट? ये है 32 सेल स्टेज। इसको बोलते हैं क्या? जो डिवाइड हो रहा है इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? जो डिवाइड हो रहा है इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। मतलब ये 18 to 16 क्या है? ब्लास्टोमियर को बोलते हैं मरूला। आपको सेल को बोल सकता है ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। कंफ्यूज नहीं होने का, इसको बोलते हैं क्या? ब्लास्टोमियर। जो सेल डिवाइड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो जाइगोट है क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, उसी को बोलते हैं क्या? जाइगोट का सेल डिवाइड हो रहा है उसी को बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। जाइगोट टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं मोरूला। फिर आता है 32 सेल स्टेज। फिर कौन सा आता है? 32 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है। जो बाहर में देखो आपको जो सेल दिख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या? ट्रोपोप्लास्ट, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट। क्लियर? उसके बाद देखो अंदर में सेल होते हैं, इसको बोलता है इनर सेल मास, ठीक। अंदर में क्या होता है? ट्रोपोब्लास्ट के अंदर में होते हैं इनर सेल मास। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनर सेल मास, इनर
सेल मास, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। 32 सेल स्टेज को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट। 32 सेल स्टेज को बोलते हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। सो इसमें देखो सबसे पहले एक जाइगोट जो मतलब 1, फिर 2 में डिवाइड हुआ, फिर 4, 8 से 16 स्टेज को बोलते हैं मरूला। फिर आता है 32 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, जिसको बोलते हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट। जिसके ऊपर में क्या होता है, अपर साइड होता है ट्रोपोब्लास्ट, अंदर में क्या होता है, इनर मास सेल। आप समझो जो इनर सेल मास है, जो क्या है, इनर मास सेल के पास होता है स्टीम सेल। क्या होता है, इनर सेल मास के पास होता है स्टीम सेल। और जो स्टीम सेल है इसके पास इतना कैपेबिलिटी होता है, इसके पास इतना पोटेंशियल होता है कि न्यू टिश्यू या ऑर्गन ग्रो कर सकता है। इसका हर एक पोटेंशियल है, इनर सेल मास का हर एक क्या सेल, हर एक स्टेम सेल, इसके पास इतना कैपेबिलिटी होता है, इतना पोटेंशियल होता है कि वो कोई भी न्यू टिश्यू या ऑर्गन फॉर्म कर सके। तो मतलब इसको हल्के मत लेना, किसको, इनर सेल मास को। ठीक है, बहुत ही मतलब ये पावरफुल है। इसके बाद देखो अब क्या होगा, अब बन गया ब्लास्टोसिस्ट। अब कौन सा स्टेज हो गया, ब्लास्टोसिस्ट। ये कहाँ पर हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, ये इस्थमस में हो रहा है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ पर, एम्प्यूला पर। उसके बाद ये मतलब ये सीधे धीरे सब डिवीजन हो रहा है। ठीक है। जाइगोट में क्या हो रहा है, इसमें एम्प्यूला में इसका क्या हो रहा है, प्रॉपर इसका डिवीजन हो रहा है। अब कहाँ पहुँचेगा, यूट्रस में। अब क्या होगा इसमें, अब जो ब्लास्टोसिस्ट है कहाँ पहुँचेगा, ब्लास्टोसिस्ट पहुँचेगा कहाँ पर, यूट्रस पे। और इसका क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। अब क्या होगा इसका, इसका होगा इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन क्या है समझो अभी, इम्प्लांटेशन। ठीक है। इसमें क्या होगा, जो इम्प्लांटेशन इसमें क्या होता है, द अटैचमेंट। आप ध्यान से समझो इसको, द अटैचमेंट ऑफ, किसका अटैचमेंट, ब्लास्टोसिस्ट ऑन यूट्राइन टिश्यू या यूट्राइन वॉल, ऑन यूट्राइन वॉल। इसी को बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है, अटैचमेंट है। जो अब ब्लास्टोसिस्ट है, जो क्या है, ब्लास्टोसिस्ट एक इसके साथ अब जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अटैचमेंट होगा, अटैच होगा इसके साथ, यूट्राइन वॉल के साथ। जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अटैच होगा इसके साथ, ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा यूट्राइन वॉल के साथ। किसके साथ, किसके साथ अटैच होगा, यूट्राइन वॉल के साथ अटैच होगा। इसी को बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन यूट्राइन वॉल को बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। तो आपको समझ आना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन क्या है और इम्प्लांटेशन क्या है। इम्प्लांट मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, जो क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है, उसका क्या हो रहा है, उसका इम्प्लांटेशन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, यूट्राइन वॉल में। इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्या, जो एक क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझ आएगा, कैसे एम्ब्रियोनिक का जो एम्ब्रियो है इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है। कैसे इसमें होता है, क्लीवेज। तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा कैसे इसमें होता है, प्रॉपर इसमें क्लीवेज होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद देखेंगे हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे, कैसे एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट होता है। हम लोग ने अभी तक क्या देख लिया, फर्टिलाइजेशन देख लिया और इम्प्लांटेशन। इसके बाद देखेंगे क्या, इसको मतलब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस लेक्चर में देखेंगे तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है। तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जो क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसको देखेंगे क्या हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। आपको चैप्टर क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये हो जाएगा कंप्लीट। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।